गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। हम्म हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार चेक का स्टार्ट कर लेते हैं। यस 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 यस। हाँ, ईशा जी गुड इवनिंग, सीमा जी गुड इवनिंग, सुकुमार जी गुड इवनिंग, डॉक्टर प्रीति जैन जी गुड इवनिंग, डॉक्टर राहुल वेलकम बैक सर। थैंक यू सो मच। आनंदी जी गुड इवनिंग। हाँ, राजेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदित्य जी। और फटाफट सब आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। ये नर्सिंग वालों की भी है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए है जनरल साइंस। आज हम जनरल साइंस के टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। नमस्कार। हाँ अमित कुमार जी, यस यस यस। डॉक्टर कोमल जी, हाँ सीताराम जी। अरे रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ मंजू जी, रोहित जी, डॉक्टर शहनाज खान जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को बहुत सारा गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, है ना। और आज अब जो हमारा नेक्स्ट है, देखिए हम नेक्स्ट आने वाले 5-6 दिनों में जनरल साइंस के टॉपिक करेंगे। तो आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं तो थोड़ा आप लोगों के लिए भी काफी इजी रहने वाला है, आई थिंक, है ना। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो काफी टाइम पहले आप लोगों ने पढ़े होंगे, बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है, बिना टेंशन के पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ। अच्छा हुआ सर, अच्छा। इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड प्रीति जी। तो मतलब अब अगर आप लोग इंग्लिश का भी कर पा रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लोगों को समझ में तो चीजें आ रही हैं काफी, है ना। तो होता है जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, लगता है अच्छा ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बट हाँ जब हम करते हैं चीजों को प्रैक्टिकली जब करते हैं तो रियली चीजें होती हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। तो हम जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हाँ हाँ पुरुषोत्तम जी, ओके, दक्ष कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर के भी जो आपके चैप्टर पेंडिंग है वो भी हम लोग जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। तो पहले में आते हैं, इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ आशीष जी, ओके सर। और बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, तो 100 आउट ऑफ 100 क्लैपिंग है इसके लिए तो। मंजू कुमार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मंजू जी। और साइंस में भी अब आप लोग ऐसा ही करें। राम 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 अशोक जी। सेटिस्फाई आफ्टर गिविंग एग्जाम्स, ओके डॉक्टर शहनाज जी, दैट्स ग्रेट। हाँ राम राम अशोक जी। हाँ मंजू जी सर, आपकी आवाज गूंज रही है, ओके। कई बार होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। सर ये इंग्लिश में नहीं पढ़ाया। ठीक। हाँ मेघा जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप में से जो भी हिंदी और इंग्लिश में है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ हिमलता जी गुड इवनिंग। हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ट्रांसलेट करता चलूंगा, ताकि आप में से बहुत से बच्चे जो इंग्लिश में हैं उनको उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ हाँ राकेश जी, होगा, नर्सिंग वालों का भी होगा। एक बार क्या है, सभी का अब ये टेक्निकल टीम का काम है, लेकिन मैं आगे तक न्यूज पहुंचाऊंगा। हाँ हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसको आप ऐसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं इसको? 78% ही बनना है टेस्ट में। हाँ मनु जी, कोई बात नहीं, 78% बना है। हमने जहां से शुरुआत की थी वहां से हम आप देखिए तो काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अभी तो ये शुरुआत है। जब आप रेगुलर टेस्ट देंगे और अगर आप 70 से 80 के बीच में भी आ रहे हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, तो डॉक्टर शुभम जी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को हम ऐसे समझते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस को इसकी थ्योरी में आए उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज दैट इस पेन को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ के इसके 4 पार्ट कर दिए, तो ये फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ? हाँ, पेन को मैंने तोड़ा, तोड़ के इसके पार्ट्स कर दिए, तो ये फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन हुआ या रासायनिक यानी केमिकल चेंज हुआ? किसी भी पदार्थ का, हाँ फिजिकल फिजिकल, यस 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 यस। जब भी भौतिक और रासायनिक को आप आम भाषा में ऐसे समझिए, भौतिक अगर हम किसी का भी रूप रंग आकार अवस्था को बदल रहे हैं, रूप रंग आकार अवस्था, ठीक है, कलर हो गया, उसका साइज हो गया, शेप हो गया, अगर इसको आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ, तो फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपने इस पेन को जला दिया, सपोज दैट जला दिया, तो जलने के बाद जो प्रोडक्ट बना,
ठीक है, जलने के बाद जब ये कंडीशन आएगी इसकी, तो वो क्या हो गया, एक नया पदार्थ होगा। जब भी नया पदार्थ बनेगा तो वो केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, हाँ उसी को हम कहते हैं क्या, केमिकल चेंज बोल दीजिए या रासायनिक परिवर्तन बोल दीजिए। ठीक है, केमिकल चेंज मतलब नया प्रोडक्ट बनना, है ना। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, मोमबत्ती का जलना, अभी दिवाली आई थी, मोमबत्ती जलाते हैं ना, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं, या चौथा मान लीजिए XYZ कुछ भी दे रखा है। हाँ हाँ बिल्कुल, खुशबू जी ने दिया है भौतिक, हाँ फिजिकल, हाँ रासायनिक, हाँ हाँ वेरी गुड ईशा जी, हाँ बिल्कुल 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 भौतिक, हाँ श्वेता जी यस, राहुल जी यस 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 यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रूप चेंज नहीं होता, फिजिकल फिजिकल केमिकल, मुकेश जी ने केमिकल बोला है, डॉक्टर प्रियंका ने फिजिकल, भौतिक, हाँ मतलब भौतिक बोल दीजिए या फिजिकल चेंज बोल दीजिए, एक ही बात है, केमिकल या रासायनिक बोल दीजिए, एक ही है। अब आप एक चीज देखिए, जब मोमबत्ती जला, ठीक है, जलने के बाद जो मोमबत्ती नीचे की तरफ वापस जो गिरता है या बच जो रहा है, तो उसमें आप एक चीज देखिए, रहा तो वो मोम ही ना, नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है वहां पर, मोम तो मोम ही है। सपोज दैट ये मोमबत्ती है, जलने के बाद आप इसके नीचे आ जाके देखिए, जो भी बचा हुआ है या जो भी चीज है वो मोम ही है, तो उसको फिजिकल चेंज में लेंगे हम, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। इस पूरे चैप्टर में से, यस हेमलता जी क्लियर हो गया। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर वही का वही प्रोडक्ट है, मतलब नया पदार्थ नहीं बन रहा है, हाँ नया पदार्थ नहीं बन रहा है, अवस्था चेंज हो सकती है, ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड बन सकता है, लेकिन नया पदार्थ जब तक नहीं बनेगा तब तक हम उसको केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। ये चीज फिक्स है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका आएगा। हाँ, जो नया पदार्थ नहीं बनाते हैं उनमें हम भौतिक परिवर्तन लेते हैं, राकेश जी बिल्कुल ठीक है। तो बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, देखिए सबसे पहले वही हमने देखा, भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन में हमने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन में मेन चीज देखिए, अब इसमें बहुत सारे से सोने का पिघलना, कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, चुंबक लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आश्वन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इन सब में आप देखेंगे जब भी हम चीनी को घोल रहे हैं, शुगर को डिजोल्व पानी में कर रहे हैं, तो भी तो वही है, हाँ बिल्कुल, नया पदार्थ जब तक नहीं बनेगा, ठीक है, तब तक वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में तो परिवर्तन होता है, तो पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुण समझ गए, केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, सिर्फ उसकी भौतिक अवस्था ध्यान रखिए, रूप, रंग, आकार, अवस्था, ठीक है, उसमें परिवर्तन होगा तो भौतिक अवस्था है। और ये सब कुछ भी याद नहीं रहे तो बस एक पॉइंट याद रखिएगा, सर ने क्या बताया था, अगर नया पदार्थ बन गया तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेस है, दैट्स इट, खत्म, बाकी कुछ नहीं ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अगले पे आते हैं, हाँ अगला पॉइंट है हमारा, अब आ जाइए देखिए रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना। अच्छा, लोहे पर जब जंग लग जाती है तो कई लोग इससे सोचते हैं कि है तो वो लोहा ही, लेकिन जब आप उस लोहे को उठाएंगे तो उसमें रस्ट लग जाती है, जंग, ठीक है, तो आप देखेंगे वो लोहे को धीरे धीरे केमिकली चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी परिवर्तन है, कोयले का जलना, लोहे पर जंग लगना, अविक्षेपण दहन, दूध से दही का बनना, एक नया पदार्थ बन गया। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी नया पदार्थ बने, कई बार आप ऐसा सोचते हैं, हाँ ऑक्साइड्स यस, तो जब भी नया पदार्थ बने तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये नया पदार्थ कैसे पता चले। तो जैसे आपने दूध से दही बना लिया, ठीक है, क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। प्राइवेटेशन क्या होता है सर, हाँ उत्क्रमणीय परिवर्तन, हाँ रेडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, हाँ
तो आप इस तरह से ध्यान रखिए। देखिए, दूध से दही बन गया, तो क्या दही से, कर्ड से वापस हम मिल्क बना सकते हैं? कैन इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? नो, नहीं पॉसिबल है। तो दूध से आप दही तो बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। मतलब ये नया दही एक नया प्रोडक्ट बन गया, तो केमिकल चेंज हो गया। बात आई समझ में? अब आप बोलेंगे सर चीनी को हमने पानी में मिला दिया, ठीक है, चीनी को हमने पानी में मिला दिया, तो क्या हम उस पानी में से चीनी को अलग कर सकते हैं? अब बताइए, उस पानी में से क्या चीनी को अलग कर सकते हैं? हाँ, यस यस यस। कौन सा मेथड होगा? कौन सा मेथड होगा? फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो सर। कोयले वाला? अच्छा ठीक है, वो भी कर देते हैं अभी। हाँ 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 यस। अजी पानी जो है उसको बहुत सिंपल सा है। पानी को आपको क्या करना है? हीट कीजिए, गर्म कीजिए, धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाएगा? भाप बन के पानी ऊपर उड़ता चला जाएगा, नीचे वो जो सॉलिड फॉर्म है, चीनी है, वो बची रह जाएगी। चाशनी जब बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं? हाँ, इवोपरेशन प्रोसेस। यस, इवोपरेशन कर दीजिए, पानी पूरा भाप बन के उड़ जाएगा, नीचे चीनी बच जाएगी। ठीक है, साइज जरूर चेंज हो सकता है उसका, जैसे दानेदार था तो नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा तो चीनी ही, है ना? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखिए, जब भी नया प्रोडक्ट बनेगा तो उससे मैं वापस पुराना प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तब वो केमिकल चेंज होगा, यानी रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। इसी में जैसे कोयले का जलना, अब आपने कोयले को जलाया, ठीक है, एक कंडीशन के बाद जब कोयला जल गया, तो जलने के बाद जो उसकी कंडीशन है, क्या उससे वापस वो कोयला बनाया जा सकता है? क्या पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आप बोलेंगे सर उसमें थोड़ी बहुत तो आग और भी जल सकती है, तो इसका मतलब वो कोयला पूरी तरह नहीं जला है। जब वो पूरी तरह जल जाएगा तो राख बन जाएगा। ठीक है, तो राख से हम वापस कोयला नहीं बना सकते ना। हाँ, केमिकल चेंज होगा। यस डॉक्टर संतोष। तो मेरे हिसाब से भौतिक रासायनिक परिवर्तन और केमिकल और फिजिकल चेंज काफी क्लियर हो गया होगा। यस प्रगति जी, आपने इरिवर्सिबल चेंजेस बोला। हाँ, देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं उसका क्या मतलब होता है? नाम में ही आंसर है। रिवर्सिबल जो आपस में बदलते रहे, जैसे पानी है, पानी को आपने बर्फ में बदला, बर्फ वापस से पानी में बदल सकता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और पानी से जैसे आपने क्या किया, पानी को मान लीजिए पानी की जगह आप कोई और ले, जैसे कोयले को जला दिया, राख बन गया, अब राख से वापस कोयला नहीं बन सकता, तो उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है ना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, शुद्ध हिंदी हो गई। अब आ जाइए रासायनिक परिवर्तन के गुण। हमने यही देखा अभी कि कोयले का जलना, और इसमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यह परिवर्तन जो होते हैं स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी होने का मतलब है इनसे आप वापस से वो पदार्थ नहीं बना सकते। ठीक है, और इसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल नहीं देगा, थोड़ा सा वो घुमाता है। हाँ हाँ, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जिससे जैसे मैंने दूध से दही बना लिया, तो क्या मैं दही से वापस दूध पे जा सकता हूं? ठीक है, हाँ, अवक्षेपण किण्वन क्या है? हाँ, अभी वो भी आएगा रेणुका जी, अभी डिस्कस करेंगे वो भी। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हम ये देखते हैं कि जब भी हम पदार्थ को, उसमें जितने भी अणु या परमाणु हैं, उसको जब हम लिखते हैं, जैसे पानी को आपने क्या लिखा, H2O, तो वो H2O वाटर के फॉर्म में हम लिखते हैं, फलस्वरूप हमें क्या क्या दिखता है? H2 प्लस O2 क्या बनाया? H2O, है ना? तो ये जो लिखने का तरीका है, इसी को आप क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल, है ना? ये देखिए, ये आ गया इसमें। इसको दिखाने के लिए इसमें सबसे मेन चीज ये है कि अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, पदार्थों की भौतिक अवस्था, अक्रमणीयता एवं अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें जब रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, तो उस रासायनिक समीकरण में हम ये देखते हैं कि इसकी ताप क्या है, दाब क्या है, अवस्था क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जैसे ये वाला आप देखिए, ठीक है सर, प्लीज इंग्लिश में भी बताओ। हाँ भाटी जी, बताता हूं मैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जब आप देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस में आपको क्या क्या देखना पड़ता है? ये रिएक्टेंट हो गए, ठीक है, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट।
ठीक है। और इनमें आपने इसकी अवस्था दिखा दी, जैसे S4 सॉलिड, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। S4 सॉलिड में है, मैग्नीशियम सॉलिड में, सॉलिड समझ गए, सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था। ऑक्सीजन कौन सी में, गैस अवस्था में, और इससे क्या बना, फिर सॉलिड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो जब भी आप रिएक्टेंट की रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। इसको जब हम इसके द्रव्यमान से इसकी अवस्था, अवस्था मतलब स्टेजेस लाइक सॉलिड गैस, ऐसी अवस्था के साथ दिखाते हैं, तो इसी को बोला जाता है रासायनिक, क्या था टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना या रासायनिक अभिक्रिया को बताना। ठीक है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें ये बैलेंस जब हम करते हैं, ठीक है, आपसे कई बार इंग्लिश में, कहां से पढ़ें सर, अच्छा हाँ नित्स जी एक काम और कर सकते हैं आप, अगर आपको टोटल ही पूरा इंग्लिश में ही चाहिए, तो आज के टाइम में देखिए आपके गूगल्स पे बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। सीबीएसई की बुक्स उठा सकते हैं आप, 10th में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, है ना। ये बताओ तो टफ हिंदी वर्ड है, अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश और हिंदी को हम कंपैरिजन में लेके चलें। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनका देखिए जब बैलेंस, आप एक है ना, इसका बैलेंस करना भी कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं बैलेंस करना भी एक बार आपको बता देता हूं। बैलेंस आप कैसे करेंगे, बैलेंस मतलब संतुलित करना, है ना, इस अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे आप। मान लीजिए ये आपको इन्होंने ऐसे दिया हुआ होता है, Mg प्लस O2, और यहां पे बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि इसको संतुलित कीजिए, ठीक है, संतुलित कीजिए मतलब इसको आप बैलेंस करके बताइए, हाँ बैलेंस करिए, इस अभिक्रिया को बैलेंस कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी संख्या देखनी है। देखिए मैग्नीशियम यहां पर कितने हैं, एक ही है ना, इसके देखिए ना तो यहां पे नंबर है ना यहाँ आगे नंबर है, तो एक ही हुआ ना ये। ऑक्सीजन देखिए इसके नीचे दो है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, दो। यहां पर ये दोनों ही कितने हैं, एक ही है, यही तो है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी संख्या आप लगाएंगे वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा। जैसे इस ऑक्सीजन का दो है, तो इस ऑक्सीजन का भी दो होना चाहिए, है ना। तो हम ये नहीं कि इसके नीचे जाके लगा देंगे, हमेशा हमारी तरफ से जो हम संख्या लिखेंगे वो हमेशा उसके आगे लगाएंगे। हमने जो संख्या लगानी है इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जो दो हमें लगाना था वो हमें आगे लगाना है, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, देखिए मैग्नीशियम भी कितने हो गए, दो, और ऑक्सीजन भी कितना हो गया, दो। दो जब भी किसी के आगे लग गया तो ये दोनों के काम आएगा, मैग्नीशियम के भी आएगा और ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया, है ना। अब यहां पर देखिए, क्या ये दोनों संतुलित दिख रहे हैं, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, क्या कमी है इसमें। हाँ डॉक्टर संतोष जी वेरी गुड, हाँ तो हाँ नहीं संतुलित नहीं है, यहां पर ये एक है, इसको भी कितना होना चाहिए मैग्नीशियम को, दो। तो इसीलिए हाँ, तो हम दो कहां लगाएंगे, इसके आगे लगा देंगे। अब ये अभिक्रिया देखिए, ये अभिक्रिया हो गई दो दो और दो दो, हो गई संतुलित, हो गया इक्वल, है ना। तो संतुलित करने के लिए हमेशा जब भी आप कोई संख्या लिखेंगे वो आप आगे की तरफ लिखेंगे, ठीक है। हाँ ये चीज क्लियर हो गई सभी के। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्टली दे आर 4 टाइप्स, जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं। संतुलित में संयोजन अभिक्रिया, संतुलित कह रहा हूं, संयोजन का उल्टा वियोजन, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हाँ नो चांस ऑफ टोटल मास, नो चेंजेस ऑफ टोटल मास, हाँ अमित कुल द्रव्यमान। हाँ जब हम कुल द्रव्यमान की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलते हैं उसको, ठीक है, मास बोल दीजिए आप, तो वॉल्यूम से उसका द्रव्यमान निकाला जाता है। अब आ जाइए इसमें संयोजन का हम देखते हैं, संयोजन या एडिशन रिएक्शन, ठीक है, जो इंग्लिश में है उनके लिए एडिशन रिएक्शन, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया को आप बोलेंगे एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और इसमें देखिए शब्द में ही आंसर है,
ऐड करना मतलब प्लस करना, संयोज करना मतलब प्लस करना, योग करना मतलब प्लस करना। कुछ समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया हमेशा ध्यान रखिए, जब भी देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे यहां पर क्या है, ए और बी, दो पदार्थ हमने लिए, ठीक है। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इसका जो आंसर है वो सिंगल है, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम एडिशन रिएक्शन या फिर हम इसको संयोजन योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के, ठीक है, एक नए पदार्थ का, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। हां, नया पदार्थ बनाएंगे मींस टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैन मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एंड दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन, और इसी को हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। संयोजन क्लियर हुआ आपके? संयोजन में फिर देखिए, संयोजन का ध्यान रखिएगा, प्लस, इंग्लिश वाले एडिशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें, अब इसमें जैसे दो पार्ट हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक, अच्छा कार्बनिक और अकार्बनिक क्या होते हैं? फटाफट 2-5 सेकंड में जो भी मैसेज करना चाहें। कार्बनिक और अकार्बनिक मींस, ये तो इंग्लिश में भी आप कार्बनिक लिखेंगे, है ना, और अकार्बनिक को, हाँ हाँ ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, मतलब कार्बनिक और इनका अकार्बनिक में क्या अंतर है? यस, कार्बनिक मतलब कार्बन कंटेन करेगा, जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो काला जो धुआं दिखता है वो कार्बन की प्रेजेंस को दिखाता है आम भाषा में, ठीक है। और जब भी आप उसको जलाएं और काला धुआं नहीं निकले तो मतलब कार्बन नहीं है, तो अकार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक मींस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये देखिए, ये इनऑर्गेनिक के उदाहरण है, अकार्बनिक मतलब इनऑर्गेनिक, है ना, एडिशन रिएक्शन। इसमें आप देखिए MgO2 ने क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम है ना, कार्बन नहीं है कहीं पर भी, और अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोराइड क्या बना रहा है, NH4Cl, ठीक है। अच्छा एक और तरीका बताता हूं आपको, इसमें कई बार ये ऐसे भी देता है आपको, जैसे ये दे दिया NH3 प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो उसको कैसे निकालेंगे वो देखिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरह से दो अलग अलग एटम्स दिख रहे हैं, पहला वाला 90% में प्लस होता है, दूसरा माइनस, ठीक है। और NH3 अमोनिया को जब आप पढ़ते हैं तो अमोनिया में हमेशा ऊपर की तरफ क्या चार्जेस लगे रहते हैं, प्लस को डिनोट करेगा ये, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास, जब भी ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे, NH4Cl। ये फिर केमिकल रिएक्शंस की बात है कि उसमें जो भी है कि ये बैलेंसिंग करने के लिए NH4 और इसने क्या बना लिया, Cl, तो ये हमेशा पहला फर्स्ट प्लस का, दूसरा माइनस का। इसमें भी देखिए मैग्नीशियम प्लस और ये माइनस, तो इस तरह से रिएक्शन चलता है। तो ये है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक का। अब हम देखेंगे कार्बनिक। कार्बनिक में देखिए कार्बन आ गए, ठीक है, डबल बॉन्ड था, ये एक एक H था, इनमें ऐड होता चला गया तो CH3 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो एथीन से एथेन बन गया, डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। इन डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में एन, ठीक है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत से एग्जाम्स में ये आता है ये क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये बुझा हुआ चूना है। अभी रीट के एग्जाम्स हुए थे, उस रीट के एग्जाम्स के बाद आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुई थी, उसमें भी ये पूछा गया था कि इसमें से बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कौन सा है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है तो ये CaOH2 बनाता है, ठीक है। तो CaOH2, ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और ये कैसे बनते हैं वो भी मैं एक बार बता देता हूं आपको। देखिए ये प्लस है, ये माइनस, कैल्शियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस, H2O। H2O को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए H प्लस का होता है, OH माइनस का। भाई जो वाटर जो बनता है
वो H प्लस OH माइनस। तो जाहिर सी बात है ये जो प्लस का कैल्शियम है ये माइनस के साथ रिएक्ट करेगा। अब देखिए यहां पर कैल्शियम पे चार्ज होता है +2 और OH पे चार्ज होता है -1। OH पे क्या चार्ज होता है? -1। जब भी आप इनका फॉर्मूला बनाने लगते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसका जो चार्ज होगा वो इस तरह से आएगा। देखिए इसका चार्ज यहां लिख दीजिए और इसका चार्ज यहां लिख दीजिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या फॉर्मूला बन गया। कैल्शियम का 1 लिखने की जरूरत नहीं है और ये पूरे OH के लिए 2 है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 लिखते हैं। ये जो 2 आया है ये पूरे OH के लिए, तो इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं इसके। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा। यस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में एक दूसरे की पावर एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ देखिए, बुझा हुआ चूना जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली पर, आपने देखा होगा आजकल तो ये लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन हाँ बिल्डा व्हाइट ये जो आजकल चलने लग गया है इन सब में इसका यूज होता है। लेकिन पहले के टाइम में आपने देखा होगा चूने को, पत्थर को लाते थे, मटकों में लोग रखते थे, आज भी गांव में कई जगह होता है। फिर वो जब ठंडा हो जाता था फिर उससे वो व्हाइट वॉश करते थे, फिर उसमें चमक आती थी। उसका कारण जो था वो नेचुरली ये था कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, प्लस वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यही उसकी व्हाइट वॉश जो थी, जो सफेदी आप देखते थे, उसका ये कारण होता था, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम विस्थापन अभिक्रिया से पहले हमने संयोजन अभिक्रिया देखी है। विस्थापन द्विविस्थापन से पहले मैं आपको इसकी चौथी अभिक्रिया दिखाना चाहूंगा, अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और देखिए इसके नाम में ही आंसर है। अपघटनीय मतलब टूटना, टूटना, अपघटन होना, टूटना। तो हमने संयोजन में क्या देखा था? संयोजन यानी एडिशन रिएक्शन में हमने देखा था, हाँ हमने क्या देखा था एडिशन में? जोड़ना। ऐड का मतलब जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। तो अपघटन का मतलब टूटना, हाँ सब्ट्रैक्शन रिएक्शन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया है। हाँ सब्सट्रैक्ट, हाँ मेगा जी, सब्ट्रैक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए टूटना, तो ये जो सब्ट्रैक्शन रिएक्शन है SUB से याद रखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होना, टूटना, कम होना। तो वहां हमने क्या पढ़ा था संयोजन में? दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब इसमें एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से ज्यादा उसके उत्पाद हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए सिंगल रिएक्टेंट, ये जो सिंगल रिएक्टेंट है कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द 2 और मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 और मोर मॉलिक्यूल्स में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ तो सिंगल रिएक्टेंट है, 2 एंड मोर प्रोडक्ट्स, एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटेगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो देखिए आप। इसमें है ना इस तरह के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। ये देखिए एक बार, जैसे लेड नाइट्रेट है, ये किसके प्रेजेंस में? ताप। ये एक मिनट में इसको ऊपर कर रहा हूं। इसके ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, जैसे ताप हो गया, विद्युत हो गया, प्रकाश हो गया, सनलाइट है ना, प्रकाश सनलाइट है, ताप टेम्परेचर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इनके उपस्थिति में अलग अलग पदार्थ टूटते हैं। जैसे इसमें देखिए लेड नाइट्रेट है, ये किसके प्रेजेंस में टूटेगा? ताप। बहुत सिंपल सा, वो 4 ऑप्शन दे देगा कि लेड नाइट्रेट, ये एरो किया, इसके ऊपर लिख देगा X। ठीक है, अब कहेगा ये किसकी उपस्थिति में ये निम्न में टूटेगा? 4 ऑप्शन दे दिया, ताप, विद्युत, सूरज की रोशनी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है लेड नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये दोनों ही ताप की प्रेजेंस में, टेम्परेचर की प्रेजेंस में 2 और मोर प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्युत अपघटन की अभिक्रिया,
विद्युत अपघटन बोल दिया। विद्युत धारा मतलब विद्युत की उपस्थिति में जब ये टूटते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल है NaCl। क्या कोई और एक एग्जाम्पल बता सकता है जो विद्युत की उपस्थिति में पदार्थ टूटता हो? कोई भी एक उदाहरण कोई और बता सकता है? कोशिश कीजिए, कुछ याद आ रहा हो तो। विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में, यस डॉक्टर आशीष, वेरी गुड। हाँ डॉक्टर अमित कौर, यस ठीक है। हाँ इसका विद्युत का जो सबसे, हाँ भाटी जी, सबसे ज्यादा विद्युत का जो एक और आता है वो है H2O। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हम लोग तो कंपटीशन एग्जाम्स कराते रहते हैं ना, तो ये मतलब आप देखिए, अगर आप हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर अगर जनरल साइंस आ रही है तो यहाँ पर ये पूछ देगा कि ये क्या आना चाहिए। तो ध्यान रखिए NaCl, H2O, ये सब विद्युत धारा के प्रेजेंस में इनका अपघटन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है विद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रकाश में। देखिए ये, इसमें एक चीज और मैं देख लेता हूं, अगर इसमें लिखा हुआ तो ठीक है। ये फोटोग्राफी जो होती है ना, फोटोग्राफी में उसमें सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड, इन दोनों में से कोई काम में आता है, तो वहां पे पूछ लेते हैं फोटोग्राफी में कौन से अपघटक का प्रयोग किया जाता है, कौन से सब्ट्रैक्टर का यूज किया जाता है? वही आपका ताप, विद्युत धारा या सूर्य का प्रकाश। तो आपको ध्यान रखना है, सिल्वर, देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड भी सिल्वर और क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमाइड में। तो ये जो दोनों ही टूटते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में? सिल्वर। नहीं याद हो तो ऐसे ध्यान रखिएगा, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है वो सूर्य की प्रकाश में। और हाँ ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इस, हाँ सनलाइट, या सनलाइट की प्रेजेंस में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। एजीबीआर को खर्ब होने से के लिए सूर्य से दूर, हाँ दूर रखते हैं सर, बिल्कुल डॉक्टर आशीष, बिल्कुल सही है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में समझ में आ गया, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। तो हमने दो अभिक्रियाएं देख ली, संयोजन एडिशन, उसका उल्टा था हमारे पास दूसरा, क्या था? सब्ट्रैक्शन, है ना। अब हम आते हैं तीसरे पे, जो है विस्थापन। विस्थापन में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये द्विविस्थापन आ गया, पहले हम विस्थापन देख लेते हैं और इनका अंतर भी मैं आपको समझाऊंगा। हाँ विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश वालों के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मिनट मैं इसको भी लिख देता हूं। हाँ इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेस कर देना मतलब विस्थापित कर देना। जैसे, अच्छा आपने देखा होगा विस्थापित का मतलब क्या है, कि जब भी, हाँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, प्रगति जी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से मतलब इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देने को विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। किसी डिस्प्लेस करना, जैसे आपने देखा होगा कि जब क्लास में जब बहुत सारे बच्चे या कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर जैसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो जो जब आगे आगे वाली सीट पे बैठे रहते हैं, तो जो पावरफुल कोई नेता आ गया वहां पर, ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजर होता है फटा, अरे उठो उठो भाई साहब, मंत्री जी आए, बैठाओ बैठाओ इनको, है ना। हाँ तो क्या होता है, जो ज्यादा पावरफुल आदमी होता है वो क्या करता है, जो कम पावरफुल होता है उसको हटा के उसकी जगह बैठ जाता है, डिस्प्लेस कर दिया उसको, भैया तू जा मैं बैठूंगा यहां पे। तो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद जो हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, इन दोनों में जो ज्यादा क्रियाशील होगा, किसकी बात करेंगे हम? यौगिकों की, परमाणुओं की, परमाणुओं का समूह जो ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव है उसको हटा के उसकी जगह आ जाएगा। मतलब जो ज्यादा प्रभावशाली होगा वो कम प्रभावशाली को हटा देगा और उसकी जगह वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें समूह का आना, जब एक समूह के स्थान पर, कोई भी एक समूह के स्थान पर या परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या
कोई भी समूह आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, एक की जगह पे ज्यादा पावरफुल आ जाए या उससे कहीं भी ज्यादा रिएक्टिव कोई पदार्थ है वो अगर वहां पर आ जाए, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रिया, देखिए आ गया ना, अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, अधिक क्रियाशील का मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन रिप्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। वो क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्वों को वहां से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। क्लियर। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहां पर कॉपर सल्फेट है, ये है कॉपर, हाँ, कॉपर सल्फेट में जिंक का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कॉपर है और यहां पे जिंक है। फिर वही देखिए फॉर्मूला, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये भी क्या है प्लस, तो प्लस किसकी जगह लेगा, प्लस की जगह ही लेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील हो, रिएक्टिव हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको कहता है हट, तू तो कम रिएक्टिव, हट जा, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, ये इसकी जगह आ जाता है और ये बना लेता है ZnSO4 और यहां से कॉपर को हटा दिया इसने। तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हटा देगा और उसकी जगह वो स्थान ग्रहण कर लेगा। हाँ, अब इसी तरह देखिए, जैसे यहां पे हमने देखा कॉपर ने, जिंक ने किसको हटाया, कॉपर को। अब यहां पे देखिए ये जो कॉपर है ये क्या करता है, लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये भी क्या करेगा, लोहे को बोलेगा हट जा भाई अब यहां से, अब यहां पर मैं आऊंगा। या फेरिक कह रहा है इसको कि तू हट जा मैं आ रहा हूं, कौन किसको हटा रहा है बताइए, कॉपर फेरिक को हटा रहा है या फेरिक कॉपर को हटा रहा है, फटाफट बताइए। हाँ फटाफट, कौन किसको हटा रहा है यहां पर, कॉपर ने फेरिक लोहे को या लोहे ने कॉपर को, हाँ फेरिक ने कॉपर को, हाँ वो तो दिख रहा है, हाँ फेरिक ने, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें यहां दिख रहा है कि फेरिक जो है उसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया। तो फेरिक ने इसको हटा दिया कॉपर को, तो फेरिक क्या हुआ, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो अगर इन तीनों में हमें देखना हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, जिंक, ठीक है। जिंक के बाद कौन हो गया, फेरिक यानी लोहा, और सबसे लास्ट में कौन सा चला गया, कॉपर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों आ जाएं तो जिंक पे ज्यादा रिएक्टिव है, सक्रियता सूची में कॉपर नीचे है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सक्रियता आपने देख रखी है सूची, जिंक, फेरिक और कॉपर, इन तीनों से ही लगभग इसके क्वेश्चंस घूमते हैं, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है ना, जिंक है ना, फिर फेरिक एंड देन कॉपर। अब आते हैं, ये तो था डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया, जब एक परमाणु या समूह दूसरे को हटाए, इसमें देखिए सिर्फ एक ही हटा रहा है ना, एक हटा रहा है ना, लेकिन अगर दो हटाएंगे तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन। इसमें आप गौर से देखिए सिर्फ एक होगा जो हटाएगा, ठीक है। अगले वाले में जब हम देखेंगे तो उसमें दो होंगे और वो दोनों हटाएंगे तो उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी आते हैं इसमें, देखिए ये देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो, जैसे उसमें एक स्थान बदल रहा था, वैसे ही यहां पर बात वही है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो कम को हटाएंगे, लेकिन कम से कम दो, कितने, दो जने पोजीशन बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका उदाहरण देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए सोडियम सल्फेट, ये देखिए सोडियम सल्फेट, और यहां पे क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम पे क्या है, प्लस का चार्ज, सल्फेट पे माइनस, बेरियम पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, ठीक है। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, यस डॉक्टर कोमल जी। तो देखिए यहां पर क्या होगा, बेरियम आ गया सोडियम की जगह, सोडियम चला गया बेरियम की जगह, तो बेरियम जैसे यहां पे आया तो बेरियम सल्फेट हो गया, सोडियम वहां पे चला गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो वहां पर क्या था, आपने गौर से देखा, वहां पर
वहां पर सिंगल एक ही चीज थी, लेकिन यहां पे देखिए दो एटम्स हैं, दो परमाणु हैं, बेरियम और क्लोराइड। तो एक दो तीन चार, जबकि उसमें कितने रहते थे, एक दो और तीन, तीसरा जैसे जिंक, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट में एक ही स्थान बदलेगा, जबकि इसमें देखिए दो ने अपना स्थान बदला है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें हमेशा ध्यान रखिए आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो आपस में चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ये जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं, है ना। अभी हमने अब घटनी हो गया था हमारा, तो ये चारों रिएक्शंस हमने देखा कि जो चारों जो रिएक्शंस थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। संयोजन, ठीक है, एडिशन जो था, जोड़ना, ठीक है, अपघटन, डिस्प्लेस, सब्ट्रैक्शन, यस, टूटना, है ना। उसके बाद हमने देखा हाँ आयन का चेंज है क्या सर, आयन का चेंज मतलब प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस की जगह, है ना। तो प्लस ने, जैसे हमने देखा था, जब आपस में बदल रहे हैं तो चार्ज प्लस और माइनस जो लगते हैं उनको आयन कहते हैं, तो वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो अपनी स्थिति बदलते हैं आयन्स, इसलिए इसको आयन का बदलाव या चेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो उन चारों रिएक्शंस के बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हिंदी वालों के लिए तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, लेकिन जब आप इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक जिसमें ऊर्जा जो है वो निकलेगी, ऊष्माक्षेपी, ध्यान रखिए, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं और ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये देखिए ऊष्माक्षेपी, ध्यान रखिए इसमें हमेशा प्लस, मतलब जो ऊर्जा है वो निकलेगी, एनर्जी जो है वो निकलेगी, ठीक है। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊर्जा हमेशा आएगी, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी थर्मिक सेम ही है, एक्सोथर्मिक। और इसका लिखा हुआ आ जाएगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उत्सर्जित होने का मतलब निकलेगी, तो जब ऊष्मा निकलेगी तो उसको आप प्लस से लिखेंगे, ठीक है। ऊष्मा अगर निकल रही है तो प्लस से लिखेंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, ठीक है। और अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऊष्माक्षेपी, ठीक है। हाँ, इनके प्रयास भी दिखाई देंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ इनके पीडीएफ शायद आपने, हाँ निकलना है ना। तो इसमें बस ये ध्यान रखिए इसमें ऊर्जा निकलेगी, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। एक्सोथर्मिक ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं इसके, देखिए इसका, देखिए इस तरह से, जैसे अमोनिया जब बनती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनिया, NH3, और इसमें देखिए ये जो ऊर्जा है वो निकल रही है 93.33 किलो जूल। तो प्लस में जब भी ऊष्मा लिखा हुआ दिखाई दे या प्लस में आपको एनर्जी लिखा हुआ दिखाई दे तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपकी कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए, तो इन्होंने यहां पर हमें लिख के दिया है, ये देखिए यहां पर ऊष्मा निकल रही है, यहां पर ऊष्मा निकल रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। अब आ जाइए ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक ये ऊर्जा लेते हैं, ये ऊर्जा लेते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा का इसमें क्या हो जाता है, अवशोषण होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। हाँ अभी बताता हूं रेणुका जी, और उसमें आपको माइनस किलो जूल ऊष्मा, माइनस में, इसका आंसर हमेशा माइनस में लिखा हुआ रहेगा। अब जैसे इसमें देखिए आपने जो पूछा प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये एक तो सिंपल जब प्रश्न बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, जैसे N2+3H2 दे दिया, अमोनिया प्लस प्लस सिर्फ लिख के दे दिया, प्लस ऊष्मा, निम्न किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये तो प्लस देखते ही आप पहचान जाएंगे। लेकिन
कई बार जब उसको हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो अब आपको रिएक्शन याद रखनी है। जैसे ये तो दो रिएक्शन आपके सामने है, N2 प्लस 3H2 अमोनिया, NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ये दोनों जो हैं ऊष्मा निकालते हैं। हाँ रेणुका जी, हाँ एक्सोथर्मिक। लेकिन इसके अलावा जैसे एक बार क्वेश्चन ये शायद मेरे हिसाब से एसएससी वगैरह में पूछ लिया था, जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके कारण बर्तन गर्म हो गया। अब बताइए किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, या अपघटन है, और ऐसे दे दिया। तो ध्यान रखिए जब भी ऊर्जा निकलेगी तो उसका प्रभाव क्या आएगा, वो हीट देगा, गर्म होगा, है ना। तो उस समय हम क्या लिखेंगे, हाँ तो उस समय हम क्या लिखेंगे, एक्सोथर्मिक, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बाकी आप ये दोनों रिएक्शन याद रखिए, ये दोनों आपके ऊष्माक्षेपी के हैं जिसमें आपके ऊष्मा हमेशा निकलती है, ठीक है। और जिनमें ऊष्मा ली जाएगी उसमें जैसे एक एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड का, N2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये दो अभिक्रियाएं हमने देखी, है ना। हाँ अब अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रिया है इसमें देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इंग्लिश वालों के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। नाम में ही आंसर है। अभी देखिए कैसे, ऑक्सीकरण, ऑक्सी किससे आया हुआ वर्ड है, ऑक्सीजन से। वो हाँ बर्तन वाला वापस बता दो, बर्तन, हाँ मेघा जी मैंने ये बोला था कि कोई भी एक रिएक्शन की बात की, उसमें लास्ट में एक लाइन था कि जो बर्तन है वो गर्म हो गया, छूने पे गर्म महसूस हो रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, मतलब वो बर्तन जो है वो हीटेड हुआ है तभी तो गर्म हुआ है ना। गर्म कब होगा, जब उसमें उस अभिक्रिया में कोई भी एनर्जी निकली होगी, है ना। तो जब एनर्जी निकली होगी तभी गर्म हुआ होगा, इसलिए वो ऊष्माक्षेपी का प्रकार था, है ना, ऊष्माक्षेपी। हाँ अब देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब नाम में ही आंसर है, देखिए ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। इंग्लिश वालों के लिए इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इनके लिए बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें बस इतना सा ध्यान रखिए, इसमें जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सी, देखिए ऑक्सी, ऑक्सी, ऑक्सी से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड होगा इसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड होगा, तो इसमें हाइड्रोजन क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक पॉइंट मैं चेंज कर रहा हूं, एक मिनट। ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा और इसमें हाइड्रोजन कम होगा, ये चार चीजें ध्यान रख लीजिएगा। ऑक्सी से ऑक्सीजन ऐड हुआ, किसमें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन हमेशा जुड़ेगा, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन हमेशा निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन हमेशा निकलेगा, और जो अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन है, उसमें हाइड्रोजन हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़े से जो पॉइंट्स हैं कल हम फिर डिस्कस करेंगे, आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, सर आ चुके हैं, है ना। तो कल फिर मिलेंगे, इसको टॉपिक को लेते हुए, और जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। हाँ थैंक यू सो मच, और आप सब आपका बहुत सारा ध्यान रखिएगा। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत सारा ध्यान रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, गुड नाइट।